इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले हमने देखा कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखना है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो ही यहाँ क्वालिफाई होगा। फिर हमने एक क्वेश्चन समझा था जो इस अटेम्प्ट में आया था कि देर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर एसेंशियली ऑफ रेवेन्यू नेचर बट सम टाइम दे आर कैपिटलाइज, और हमने उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दो बेसिस, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए और कॉस्ट रिलायबली मीजर्ड होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ आइटम में क्या क्या शामिल होगा सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपीई, और अगर कोई सब्सीक्वेंट कॉस्ट वहां पर एडिशन की है, रिप्लेसमेंट की है, या ऐसी कोई सर्विस है विच इज रिक्वायर्ड, तो वो कॉस्ट ऑफ आइटम का पार्ट होगा। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है? परचेज प्राइस होंगी, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ये हमने कल बात कर ली थी, जैसे जीएसटी है, जीएसटी का इनपुट मिल जाता है तो जीएसटी ऐड नहीं होगा। जीएसटी का इनपुट मिल जाता है क्या? असेट पे मिल जाता है क्या? एसेट पे मिल जाता है क्या? मिल जाता है, यस। तो इनपुट ऑन कैपिटल आइटम्स अलाउड, तो कैपिटल आइटम का इनपुट ले सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आप उसे एसेट की कॉस्ट में जोड़कर डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने देख लिया, परचेज प्राइस होगा इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। All cost incurred to bring it in a position to use as management intended। जितनी भी कॉस्ट रेडी टू यूज तक की हमारी लगेगी एज पर मैनेजमेंट इंटेंडेड यूज, वो सारी हम शामिल करेंगे कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और रिमूविंग ये भी शामिल होती है। अगर आप किसी एसेट को तोड़कर फिर से बनाएंगे तो तोड़ने की कॉस्ट भी शामिल हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल हैं कि क्या कॉस्ट इंक्लूड होगी और क्या नहीं, तो ये हमको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या 3 मार्क्स में भी। तो एक बार समझते हैं कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल कौन कौन सी है। हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट इफ डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, या साइट प्रिपरेशन, ये सब ऐड होंगे। क्या ऐड नहीं होंगे उसके सामने एक बार और कुछ एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग और इनॉग्रेशन, ये ऐड होगा क्या? नहीं, ये तो असेट बनने के बाद अपन ने वो लाल रिबन कटवाया मंत्री जी से, उसका खर्चा कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ये सब शामिल होगा? नहीं, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो ये भी खर्चे में शामिल नहीं होगा। हैंडलिंग, फ्रेट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, ट्रायल रन, प्रोफेशनल फी, ऑल विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। क्या शामिल नहीं होगा? कॉस्ट ऑफ बिजनेस एट न्यू लोकेशन और न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। अगर मैं किसी और लोकेशन पे मूव हो रहा हूं, प्रोफेशनल फी, आपने आर्किटेक्ट की फीस दी, हो गया। आपने लीगली पेपर्स चेक कराए प्रॉपर्टी के, वकील की फीस दी, हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ओवरहेड, ये सब शामिल नहीं होंगे। तो हमने इस टेबल में सिर्फ ये समझने की कोशिश की है कौन कौन सी कॉस्ट है जो असेट की कॉस्ट में ऐड होगी और कौन सी कॉस्ट असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो। चलिए अब आप बताओ पीपीई की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे, और कौन कौन से असर्शन आप पीपीई में कवर करने वाले हो, जरा बताओ यार। एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन और राइट या ओनरशिप और कंप्लीटनेस चाहिए क्या? हाँ चाहिए कंप्लीट। डिस्क्लोजर चाहिए क्या? हाँ ठीक है। एग्जिस्टेंस में क्या चेक करोगे बोलिए? हाउ यू विल चेक? फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपीई का कोई पॉइंट कारो में था? पैरा 3 पॉइंट नंबर 1 वाज डीलिंग अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट, तो कारो
2020 ने हमें कुछ पॉइंट बताए, क्या क्या थे वो? सर, हमें पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज मिलेंगी वो सब क्या होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्ट होना चाहिए, और एसेट की प्रॉपर टैगिंग होना चाहिए, एसेट के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होना चाहिए। प्रॉपर रिकॉर्ड किसको बोलते हैं? जिसमें क्वांटिटी और लोकेशन दोनों मेंशन हो। और क्या करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन में एसेट की? रीजनेबल इंटरवल होना चाहिए। फिर हमने बात की थी एक पॉइंट यहाँ पर रीवैल्यूएशन की, पर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, इसलिए यहां से हटाता हूं, वैल्यूएशन में बात करेंगे। समझ में आया? एग्जिस्टेंस में। चलो, वैल्यूएशन में क्या चेक करोगे पीपी की? सही कॉस्ट पर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो हम ये देखेंगे वेदर द कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल जितनी भी थी वो ही हमने ऐड की है। फिर यहाँ पर डालिए रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट। अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के आधार पर ही होना चाहिए। फिर यहाँ एक पॉइंट था, अगर ये 10% से ज्यादा का चेंज है तो इसे बताना पड़ेगा, तो वो पॉइंट डिस्क्लोजर में आएगा। ठीक है, अभी वैल्यूएशन में और क्या पॉइंट हो सकता है? रिवैल्यूएशन लिख तो दिया। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं डेप्रिसिएशन का मेथड देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर जितने भी एडिशन हुए हैं उनको हम इनवॉइस से वेरीफाई करेंगे, जितने भी डिलीशन हुए हैं उसका अप्रूवल चेक करेंगे और उसकी वैल्यू देखेंगे। हो सकते हैं ऐसे पॉइंट। राइट एंड ओनरशिप क्या चेक करोगे? हाउ यू विल चेक द राइट और ओनरशिप? अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सर हम टाइटल के डॉक्यूमेंट देखेंगे। अगर ये अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इनवॉइस देखेंगे। करेक्ट है, ऐसा ये देख सकते हैं। अगर ओरिजिनल टाइटल डीड हमारे पास है ही नहीं, बैंक के से लोन लिया है, बैंक के पास है, फिर क्या करें? सर बैंक से कंफर्मेशन लेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। इस चीज को कहाँ से और चेक कर सकते हैं? सर बैंक ने कोई फंडिंग की है तो सैंक्शन लेटर होगा, या फिर रजिस्टर ऑफ चार्ज होगा जहां पर बैंक का नाम आएगा, वहां से इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। हमने एक बात कारों में और पढ़ी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ एंटिटी, तो उसे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो फिर डिस्क्लोजर में हो गए ना यार अपने पास अभी बहुत सारे पॉइंट। डिस्क्लोजर में एक तो हमने बोल दिया रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट, दूसरा हम बोल देंगे क्या असेट लीज पर है क्या, तीसरा हम क्या बोल देंगे, नॉट हेल्ड इन नेम ऑफ एंटिटी, एंटिटी के नाम में नहीं। इसका एक टेबल था अलग से, वो एसेट बताइए किसके नाम में है, वो डायरेक्टर या ऑफिसर है क्या, पीरियड ऑफ होल्डिंग, रीजन, रिमार्क। अरे लिख सकते हैं ऐसे, अपन अपन ने नहीं पढ़ा, ऐसे चार चार पॉइंट बना सकते हैं ना हर हेडिंग में। एग्जिस्ट एग्जाम्पल। चले आगे। चलिए, एग्जिस्टेंस में जो हमने पढ़ा क्विकली देख रहे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का प्लान देखिए, उसकी पीरियोडिसिटी देखिए, डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं क्या करेक्ट हो गई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। पहले चारों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, प्रॉपरली प्लान और सुपरवाइज होना चाहिए। रेफर कीजिए रिपोर्ट विद वर्किंग, जो फिजिकल वेरिफिकेशन की मैनेजमेंट की रिपोर्ट है उसे रेफर कीजिए, उसकी वर्किंग भी देखिए। PP to have a tag or identification number,
मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, इंस्टीट्यूट जाओगे तो एसी पे लिखा हुआ मिलेगा, वो प्रॉपर नंबरिंग प्रॉपर टैगिंग होना चाहिए। तो एग्जिस्टेंस क्लियर है? और कोई पॉइंट सोच सकते हो एग्जिस्टेंस में? देखो देखो, एग्जिस्टेंस में हम लिख रहे थे, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन में 4 पॉइंट जो बनाए, मैनेजमेंट प्लान, पीरियोडिसिटी, डिस्क्रिपेंसीज करेक्टेड इन बीओए। फिर हमने बोला प्रॉपरली प्लान्ड सुपरवाइज्ड, रेफर रिपोर्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन विद वर्किंग, और पीपीटी टू हैव टैग और आइडेंटिफिकेशन। कंप्लीटनेस पर आ जाते हैं क्विकली। कंप्लीटनेस में जब भी हम बात कर रहे हैं, हमेशा हमने एक पॉइंट जनरल लिखा है, ऑब्टेन लिस्टिंग और चेक मूवमेंट। ये हमने हमेशा एक कॉमन पॉइंट कैप्चर किया है। ऑब्टेन लिस्टिंग, हम बोलते हैं डेटर के केस में लिस्ट लेंगे। लोन हमने पढ़ा, बोरोइंग हमने पढ़ा, हमने बोला हम लिस्ट लेंगे, तो लिस्ट लेंगे और मूवमेंट चेक करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को थोड़ा याद रखिए। जब मूवमेंट की बात करेंगे तो हमेशा ऐसे देखेंगे क्या चेंज हुआ है। तो एसेट में क्या चेंज होता है, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन। इस तरह से हम मूवमेंट इन पीपी चेक करेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं, ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसे प्रीवियस बैलेंस शीट से ट्रेस कर लेंगे, जो एडिशन होंगे उसे इनवॉइस से देखेंगे। देखेंगे एस 10 के अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई हो रहा है या नहीं कैपिटलाइजेशन के लिए। और डिलीशन को चेक करेंगे कि क्या डिलीशन का अप्रूवल था और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या वैल्यू चल रही थी। देखो, इस पॉइंट को ऐसे याद रखिएगा कि कंप्लीटनेस में हमें मूवमेंट चेक करना है। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है अपना, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन। अब इन तीनों को मैंने चेकिंग के लिए 3 पॉइंट लिख दिए। ओपनिंग को प्रीवियस बैलेंस शीट से देखा, एडिशन को इनवॉइस से देखा, डिलीशन को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू और अप्रूवल चेक किया। तो मेरे 3 पॉइंट रेडी हो गए यहां से। डिलीशन को लास्ट पॉइंट हमने लिखा बेटा, अप्रूवल दिखेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू चेक। ओपनिंग बैलेंस तो वहीं से चेक करने पड़ेंगे आपको। हमने ओपनिंग बैलेंस के लिए वो लिखा कि ट्रेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। देन विल कम टू वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में आपने बताया था अभी डेप्रीसिएशन का पॉइंट लिखना है सबसे पहले। तो हमने डेप्रीसिएशन की बात की कि डेप्रीसिएशन चार्ज जो है वो सही होना चाहिए। तो डेप्रीसिएशन चार्ज, मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। और एक और वर्ड होता है इम्पेयरमेंट, ये जानते हैं क्या आप? इम्पेयरमेंट। अमोर्टाइजेशन जानते हैं? वो तो डेप्रिसिएशन का ही भाई है और इंटेंजिबल पे है, ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या होता है, अगर हमने किसी असेट को खरीदा ये सोचकर कि वो 5 इयर्स तक हमें बिजनेस में यूज होगी या प्रोडक्शन में यूज होगी, आफ्टर 3 ईयर यू फाइंड इट नाउ इट इज नॉट यूजेबल, या द लाइफ ऑफ असेट इज ओनली नेक्स्ट 1 ईयर। तो आप जब अपनी एसेट की लाइफ को रीअसेस करते हैं और ओरिजिनल से कम अगर ये हो गई है, तो हम इसे बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। तो ये भी डेप्रिसिएशन जैसा ही एक मुद्दा है, थोड़ा सा बस कंसेप्ट में अलग हो गया कि हम लाइफ को रीअसेस कर रहे हैं, उसकी फ्यूचर यूजेबिलिटी को रीअसेस कर रहे हैं। तो यहां पर इम्पेयरमेंट वाला पॉइंट भी हमने लिखा, क्योंकि अगर असेट इम्पेयर हुई होंगी तो मेरा वैल्यूएशन कम हो जाएगा, उतने से आपको वैल्यूएशन रिड्यूस करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर में उतनी असेट को पीएनडल में चार्ज करना पड़ेगा। वैल्यूएशन में एस 10 का पॉइंट लिख दिया कि सर ऑल एलिजिबल कॉस्ट ओनली टू फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई। एस 10, एस 10 पीपीई। नहीं पढ़ा अभी कि पढ़ लिया? चलिए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिस्कस कर लें, वो तो है ना आपके पास, ग्रुप में नहीं है क्या? चलिए वो ओपन पढ़ लेते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें, हमको असेट का टाइटल देखना है, तो हमने बोला परचेज इनवॉइस देख सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो टाइटल डीड देखेंगे। रजिस्टर ऑफ चार्ज की हमने बात की।
अगर सिक्योरिटी लेंडर को दी है, ओरिजिनल पेपर फिर उनके पास होंगे, देन हम क्या करेंगे, हम उनसे कंफर्मेशन लेंगे दैट यू आर होल्डिंग द ओरिजिनल रजिस्ट्री। बात का उनसे कंफर्मेशन। चलिए, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर अंडर हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सबसे पहली बात, तो जब भी डिस्क्लोजर की बात आएगी हमें लिखना है शेड्यूल 3 पार्ट 1। लिखो, यहां नहीं लिखा है, लिखो डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 किया जाएगा। फिर इसके अंदर सर हम अलग से हेडिंग बनाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो यार, थोड़ा धीरे धीरे आपके कंसेप्ट डेवलप होने चाहिए। जब भी डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो भैया इस आइटम में क्या क्या है वो क्लासीफाई करो, क्लासीफाई करके बताओ। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक हेडिंग होगा और उसमें क्लासीफाई करके बताएंगे कि क्या क्या है। तो हमने बताया सर, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, व्हीकल है, फर्नीचर फिक्सचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, और इफ एनीथिंग एल्स तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये हर जगह मिल रहा है ना यार बेटा, डिस्क्लोजर में क्लासिफिकेशन। बस क्लासिफिकेशन के बेसिस बदलते जा रहे हैं बार बार। अगर हम डेटर पढ़ रहे थे या क्रेडिटर पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला, पहले सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, एजिंग। फिर हमने अगर कुछ लोन पढ़ा तो हमने बोला डाउटफुल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ये सब बातें की। तो ये थोड़ा क्लासीफाई वाले पॉइंट को एक अच्छे से तैयार कर लीजिए। यही सबसे पहला पॉइंट होता है डिस्क्लोजर में। देन एसेट अंडर लीज टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज। ठीक है। देन नेक्स्ट, रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस एंड कैरिंग वैल्यू। आपने कभी कोई फिक्स्ड एसेट शेड्यूल देखी है क्या? फिक्स्ड एसेट शेड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं देखी? हम कैसे बनाते हैं, यहां लिखते हैं एफ ए शेड्यूल, फिर यहां पर आता है अपना ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू के अंदर हम बताते हैं ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन। फिर ड्यूरिंग द ईयर के एडिशन यहां पर आते हैं, ड्यूरिंग द ईयर के एडिशन। फिर उसके बाद आता है टोटल, फिर आ जाएगा डेप्रीसिएशन, उसके बाद आएगा डिलीशन, और फिर आएगा नेट बुक वैल्यू। ये ऐसा एक फिक्स्ड असेट का शेड्यूल बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये शेड्यूल इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्या कि सर आपको बताना है ग्रॉस और कैरिंग वैल्यू दोनों बताना है। तो ग्रॉस वैल्यू हम बताएंगे परचेज वैल्यू, हम बताएंगे एडिशन, हम बताएंगे डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एज वेल एज एक्यूमुलेटेड। उसके बेसिस पर आगे हमारा नेट कैरिंग वैल्यू निकलेगा, डिलीशन भी बताएंगे। तो पीपीई में से आपने देखा, अभी क्वेश्चन पूछा था आपने को नवंबर 23 में भी। इवैल्यूएशन हमने बात की, इंक्रीज हो चाहे रिडक्शन हो डिस्क्लोज करना है। एक वो 10% वाला पॉइंट और लिख सकते हैं जो हमने कारों में पढ़ा था। 10% से ज्यादा का अगर फर्क है तो आपको बताना होगा। चलो आगे। एडिशनल डिस्क्लोजर में ये पॉइंट कारों में पढ़ के आए थे, टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ एंटिटी। अभी हमने बात भी की थी, अगर टाइटल डीड एंटिटी के नाम पर नहीं है तो ये ऐसा डिस्क्लोजर आता है। क्या डिस्क्लोजर आता है सर? सबसे पहले बताएंगे वो आइटम क्या है बैलेंस शीट में, पीपीई में, फिर उसका डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा पीपीई, यानी कि वो आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर हमने बोला सर वो है लैंड या बिल्डिंग, उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हमने बोला सर 10 लाख रुपए। टाइटल डीड इन द नेम ऑफ, सर टाइटल डीड है मिस्टर राम कुमार के नाम पर। फिर सर वेदर टाइटल डीड होल्डर इज ए डायरेक्टर प्रमोटर, यस हमने बोला सर वो डायरेक्टर हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, सर ये रखा है 1/10/2016 से उनके नाम पर, एज इट इज।
एंड रीजन फॉर नॉट हैविंग, रीजन हम बता देंगे क्या, सर डिस्प्यूट है, या फिर सर ये एसेट जो है प्रीवियस एंटिटी से ट्रांसफर होके आई है जब हमने मर्जर किया, ऐसा कोई भी रीजन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इन पर 3 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। आपको केस देंगे, आप ऑडिट कर रहे हैं, वहां पर ये एक असेट जो है विच इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, व्हाट आर द डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अगर डिस्क्लोजर पूछ रहे हैं तो ये टेबल बनानी है, अगर रिपोर्टिंग पूछ रहे हैं तो पहले कारों का जिक्र देना है और फिर ये टेबल बनानी है। ये फर्क समझ में आ रहा है क्या सबको? लाइव नहीं चल रहा है। हमने बोला कि अगर हमको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डॉक, एक कंपनी है जिसके पास कुछ एसेट हैं जो उस कंपनी के नाम में नहीं है, देयर आर एसेट विच आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। अब मैं बोल रहा हूँ 2 केस हो सकते हैं। आपको पूछते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दीजिए, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ रहे हैं जो अभी हमने पढ़ लिया। आपको पूछते हैं एज एन ऑडिटर व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो फिर हमने कहां पढ़ा इसका रिपोर्टिंग, कारो 2020 में। तो पहले कारो का जिक्र करेंगे, कारो पैरा 3 पॉइंट नंबर 1, कारो 2023 पैरा 3 पॉइंट नंबर 1, वहां पर ये बोला है ऑडिटर टू रिपोर्ट, और फिर ये टेबल बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा एक ही चीज के 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं। इवेल्युएशन ये हमने बात कर ली थी, अभी आगे जा रहा हूं। सीविप, इसको मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल डब्ल्यूआईपी, एग्जाम में ये भी याद रखिएगा कि डब्ल्यूआईपी पूछ रहे हैं कि कैपिटल डब्ल्यूआईपी पूछ रहे हैं। डब्ल्यूआईपी क्या होता है, हमने पढ़ा इन्वेंट्री होता है। आप तो कॉस्टिंग भी पढ़ते हैं, आपको पता है डब्ल्यूआईपी इज वर्क इन प्रोग्रेस, वो इन्वेंट्री का टर्म है। और आगे सी लग गया कैपिटल डब्ल्यूआईपी, तो ये असेट अंडर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। यार ये एक नया एजिंग शेड्यूल ऐड हुआ था डिस्क्लोजर का, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको समझ लेते हैं। देखो कैपिटल डब्ल्यूआईपी का डिस्क्लोजर क्यों डाला गया, ऐसे सोचिए, कंपनियां आईपीओ लाती है या एफपीओ लाती हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती हैं मार्केट से, बोलती हैं हम ये एडिशन करने वाले हैं, ये कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, एक नया प्लांट लगाएंगे, ऐसा सारी चीजों का रिक्वायरमेंट वो डालते हैं। अब एज ए शेयर होल्डर आप देखना चाहते हो कि भैया ये प्लांट जो बन रहा है ये कब बन जाएगा, कब खत्म होगा, आपका टारगेट अगर 6 महीने था तो कितना डिले हो गया है, ये सब वो जानना चाहते हैं। इसी पर्पज से ये टेबल 2 यहां पर दी गई है। पहला, सीविप एजिंग शेड्यूल, सीविप एजिंग शेड्यूल हम इसमें बताते हैं प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, दूसरा है प्रोजेक्ट टेम्पररीली सस्पेंडेड। हो सकता ना, कोविड के अंदर ढेर सारी कंपनियों के प्रोजेक्ट सस्पेंडेड हो गए परमानेंटली, राइट। तो हमने 2 कैटेगरी बनाई सीवीप एजिंग में। पहला, वो प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं, ऑन गोइंग है। दूसरा, वो प्रोजेक्ट जिन्हें कंपनी ने अब किसी रीजन से सस्पेंड कर दिया है टेम्परेरीली, अब इसकी एजिंग देना है। सर 1 साल से कम वाले प्रोजेक्ट जो भी चल रहे हैं, 1 से 2 साल में जो चल रहे हैं, 2 से 3 साल में जो चल रहे हैं, और मोर देन 3 ईयर, फिर उसका टोटल हमारा सीविप का एजिंग शीट। ये एकदम कैसा क्रेडिटर जैसा है। क्रेडिटर में भी ऐसे ही 4 कॉलम थे, चेक करो हैं क्या क्रेडिटर में ऐसे ही 4 कॉलम थे क्या। तो अपने को फिर याद रखने में हेल्प मिलेगी, सी से क्रेडिटर, सी से सीविप, दोनों का टेबल सेम 6 सेम 6। सीविप का एजिंग शेड्यूल हमने पढ़ा, ठीक है, आगे आते हैं। और CWIP where completion is overdue or cost is exceeded from original plan, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ने इतने सारे डिस्क्लोजर डाल दिए हैं, गवर्नमेंट चाहती है एकदम ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट कंपनी का वर्किंग होना चाहिए, इसलिए वो ये चीजें बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ऐड होती जा रही हैं, विदाउट एजुकेटिंग द
आम आदमी। ठीक है, तो अपने लिए तो सिर्फ ऐसा हो रहा है कि साहब अगर एक आम आदमी से पूछे तो वो पहले 2 पेज समझने में डिफिकल्टी महसूस करता था, अब उसको 20 पेज दे रहे हैं और बोल ले अब समझ। तो अब बोलेगा नहीं, देखना ही नहीं अब तो मुझे। ठीक है, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ये शायद हो रहा है। चलिए देखते हैं। फॉर सिविक वेयर कंप्लीशन इज ओवर ड्यू और कॉस्ट इज एक्सीडेड फ्रॉम ओरिजिनल प्लान, इसके अंदर भी हमने वही 4 कॉलम बनाए, बस टोटल हट गया। क्या लिखा? लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। यहाँ प्रोजेक्ट वाइज डिटेल देना पड़ेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अमाउंट की बात है सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ अमाउंट की बात है, क्योंकि हमारा लॉजिक भी वही जा रहा है ना। कहां पर कॉस्ट एक्सीड हो गई है ओरिजिनल प्लान से, या कहां पर हम टेन्योर से आगे निकल गए। तो हमने बताया, जैसे हम एक वाटर का प्लांट डाल रहे थे सर, तो प्रोजेक्ट 1 वाटर प्लांट, सर कितना ओवर ड्यू हो गया है वो नहीं, अब कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है वो बताओ। सर 1 से 2 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा और 20 लाख रुपए और लगेंगे, ऐसा आपको बता। ठीक है, दिस इज द रिपोर्टिंग ऑफ सीविप। ये एक नया रिपोर्टिंग ऐड हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिखा वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 मार्क्स का एकदम सही क्वेश्चन बन सकता है। 2 छोटी छोटी टेबल आपको बनानी होंगी। डिस्क्लोजर ऑफ सीविप। तो दैट्स ऑल इन पीपी। फटाफट से देख लीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए आप। एग्जिस्टेंस पर अपन बेटा एक बार आप ये सारे पॉइंट पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि हम डिस्कस करें कि लिखना बाकी था। ये मैंने नहीं भेजा क्या ग्रुप में? अभी अभी हाँ बोलिए। कल आप बोल रहे हैं इवैल्यूएशन, हमने डिस्कस कर लिया था, तो मैंने सारी चीजें लिंक है। अगर आप कारो अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपको इस चैप्टर में बहुत सारा मटेरियल लिखने का खुद से रिकॉल होना चाहिए। अभी आपने ताजा ताजा पढ़ा है इंटेंजिबल असेट, पढ़ा है क्या? तो उसको पढ़ाने की जरूरत है क्या मुझे? हाँ जी, क्या नहीं पढ़ा? पढ़ा ही नहीं? अच्छा, इंटेंजिबल असेट क्या होता है यार? ए नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल बताइए। गुडविल और पेटेंट। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब मुझे इसका ऑडिट भी करके बताइए। आपको तो आता है, आपको तो आता है ये अच्छे से, वेरी गुड। तो इंटेंजिबल एसेट का सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा, सर ये होता है नॉन मॉनेटरी असेट, और सर ये होता है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब मैं आपको एक आइटम दे रहा हूं जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और मैं चाहता हूं आप इसका एग्जिस्टेंस चेक करें। बताओ कैसे करोगे? रजिस्टर्ड वैल्यूअर सॉफ्टवेयर का? आईटी एक्सपर्ट आया। मैंने क्या वैल्यूएशन के बारे में पूछा? तो फिर हाँ, सॉफ्टवेयर तो कोडिंग वगैरह से ही बनता है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? वेदर यू नीड टू चेक इनवॉइस फॉर एग्जिस्टेंस एनी टाइम।
मैंने ऐसा नहीं बोला। नहीं, गलत है। क्या होगा? कंप्यूटर में होगा। बहुत अच्छा, दिख जाएगा। थोड़ा अलग तरह का चश्मा लगेगा, ऐसे तो नहीं दिखेगा। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट हमें ये देखना होगा वेदर इट इज इन एक्टिव यूज ऑफ एंटिटी। एक्टिव यूज ऑफ एंटिटी, अगर वो एक्टिवली एंटिटी उसे यूज कर रही है तो ही हम मानेंगे उसका एग्जिस्टेंस है, वरना नहीं। अब ये कैसे चेक करें एक्टिव यूज में है या नहीं है? ये कैसे चेक करें? आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, बीच बीच में कभी कभी अपने को मोबाइल से ऐसा रिमाइंडर आता है, देर आर 10 एप्स विच आर नॉट यूज सिंस लॉन्ग, प्री बैड मेमोरी समथिंग करके कुछ वो ऐसा बोलते हैं अपने को। तो एक्टिव यूज में है नहीं सॉफ्टवेयर, ये कैसे चेक करें? सर सॉफ्टवेयर का जो इंटेंडेड यूज था कि सर वो प्रोडक्शन में यूज होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में यूज होगा, या जिस भी प्रोसेस में यूज होगा, उस प्रोसेस को जाके चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज एक्चुअली बीइंग यूज और नॉट। अगर ये यूज हो रहा है तो ही हम बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट है। ये एग्जाम में आपको 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैंने एक टेबल बनाई है दो चीजों की, ये दोनों एग्जाम में पूछी थी आपको 4 मार्क्स में एक साथ। एग्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर और एग्जिस्टेंस ऑफ ड्राइंग या डिजाइन। ड्राइंग या डिजाइन, दोनों के अंदर हमारा पहला थंब रूल जो एकदम कॉमन पॉइंट हमारा इंटेंजिबल की एग्जिस्टेंस के लिए है, दैट इज दैट whether such software is in active use या whether that drawing or design is in active use, ये हमारा मेन पॉइंट। एग्जिस्टेंस में फिजिकल वेरिफिकेशन तो नहीं करना? नहीं करना ना? ठीक है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो नहीं लेना? हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंटेंजिबल में थोड़ा सा डिफरेंट। चलिए आगे, अब हम जो बात कर रहे हैं कि क्या चेक करके एक्टिव यूज देखें, तो हमने बोला ऑडिटर टू चेक सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच सच सॉफ्टवेयर हैज बीन यूज। हम वो सर्विसेज या वो आइटम को ट्रेस करना चाहते हैं। ऑडिटर टू चेक सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच सच सॉफ्टवेयर हैज बीन यूज। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती है, जैसे मान लीजिए हमने एक बिलिंग सिस्टम, बिलिंग का एक सॉफ्टवेयर खरीदा। प्रोफेशन में ये सॉफ्टवेयर बिलिंग के, अकाउंटिंग के रोज नए नए बहुत सारी बात होती है। बहुत सारे क्लाइंट फोन करते हैं, सर मार्ग सॉफ्टवेयर ले लें क्या, सर जोहो ले लें क्या, क्योंकि उनको हमसे कंफर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि डेटा तो अपन रिव्यू करेंगे। तो ऐसा बहुत सारी चीजें पूछते हैं वो। तो ऐसे ही किसी क्लाइंट ने मान लीजिए बिलिंग का कोई सॉफ्टवेयर ले लिया। अब वो सॉफ्टवेयर से वाकई में बिलिंग कर रहा है या बाद में उसने टैली से ही करना शुरू कर दिया, वो सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया। एक्टिव यूज चेक करना, ये हम बात। तो वेदर दैट सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर सेल और सर्विसेज फॉर विच वी हैव परचेज दिस सॉफ्टवेयर। देन ड्राइंग डिजाइन की बात करें, ऑडिटर टू वेरीफाई द प्रोडक्शन डेटा। डिजाइन और ड्राइंग क्या होता है? जिसके बेसिस पर चीजें बनती है, राइट। डिजाइन एक सांचा बन गया या एक ड्राइंग बन गई कंप्यूटर के अंदर, उसके बेसिस पर प्रोडक्शन होगा। तो हम बोल रहे हैं ऑडिटर टू वेरीफाई द प्रोडक्शन डेटा टू एस्टेब्लिश दैट सच डिजाइन ड्राइंग हैज बीन यूज्ड। यार ये दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के अंदर पूछे थे, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर और ड्राइंग डिजाइन, 2 मार्क्स ईच। एक आता है तो दोनों आते हैं, वरना दोनों पास। दोनों क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा पास। चलें आगे, एग्जिस्टेंस वाला क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट चलें, कंप्लीटनेस। सर कंप्लीटनेस में बार बार एक ही बात होती है ना, हाँ, मूवमेंट।
असेट की बात हो रही है, मूवमेंट। जब कोई एक चीज है जिसमें मल्टीपल चीजें थी, लिस्ट थी, लोगों के नाम थे, तो मांगा लिस्ट दीजिए, लिस्ट दीजिए। यहां पर फिर से वही बात, मूवमेंट देखना है। मूवमेंट का मतलब होता है सर ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, तो आता है क्लोजिंग बैलेंस। सर इस सबको हम बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक करेंगे, इन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक कर लेंगे। फिर हमने बोला सर यहाँ एक अलग से स्टैंडर्ड लगता है AS26। क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या? अरे गुडविल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या सेल्फ जनरेटेड? कौन मना कर रहा है? AS10 या AS26? AS26। ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। AS10 अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉल्स। AS26 says that self generated goodwill being an intangible asset, AS26 is applicable, cannot be recognized। ऑडिट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आएगा या फिर शेड्यूल 3 का आएगा। 4 मार्क्स फ्रॉम शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलिए, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ एडिशन एंड चेक क्राइटेरिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का सेटिस्फाई हो रहा है क्या? फिर आपने पढ़ा होगा, एक होता है रिसर्च फेज, एक होता है डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज के जो खर्चे हैं उन्हें पीएनडल में राइट ऑफ किया जाता है, मतलब पीएनडल में चार्ज किया जाता है। जब हमारे पास एक रीजनेबल सर्टेनिटी होती है कि आपका रिसर्च जो है वो एक फ्यूचर वाइबल असेट बन चुका है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, तभी आप उसे एज एन असेट रिकॉग्नाइज करते हो। चलिए, तो रिसर्च फेज एक्सपेंसेस नॉट टू रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल टू बी चार्ज एज एक्सपेंस। डेट ऑफ यूज ऑफ इंटेंजिबल टू चेक फॉर प्रोडक्शन फॉर ऑल एडिशन। अप्रूवल लगेगा एडिशन का, प्रोसीजर लगेगा कि क्या प्रोसीजर से आप इंटेंजिबल एक्वायर कर रहे हो। लाइन नहीं चल रहा है अभी भी? अभी भी नहीं चल रहा होगा, अपन ने कोई एफर्ट्स तो किए नहीं। चले आगे। डिलीशन के लिए अप्रूवल लगेगा, तो यार ये देखो, असेट में पीपीई में और इंटेंजिबल में कंप्लीटनेस एकदम कॉमन है। पीपीई में और इंटेंजिबल में, हाँ बेटा आप बताओ क्या कॉमन है इंटेंजिबल और पीपीई में कंप्लीटनेस में? और बाद में आप लोग डिस्कस करें अपना। तो पहले ही अपन सब लोग ऑनलाइन वाले ज़्यादा हैं, यहाँ कम लोग होते हैं, तो थोड़ा भी डिस्ट्रक्शन है तो वो रह जाता है दिमाग। कंप्लीटनेस की हम बात कर रहे हैं। कंप्लीटनेस पीपी और इंटेंजिबल में कॉमन पॉइंट्स है हमारे पास। पहला हमने बोला मूवमेंट चेक करना है। इस मूवमेंट के ऊपर 3 पॉइंट बनाइए चेकिंग के। ओपनिंग प्रीवियस ईयर से ट्रेस करना, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर का चेक करेंगे। अब एडिशन में हमने क्या बोला, जब असेट खरीद रहे हैं तो इनवॉइस देख लिया, फिर साथ ही साथ AS10 या AS26 लगाया कि वेदर इट इज क्वालिफाइड टू बी एज पीपीई और इंटेंजिबल। हमने AS10 या AS26 लगाया। क्लियर है ना ये पॉइंट? ये हमने चेक किया। डिलीशन के ऊपर 2 पॉइंट कॉमनली लिख दीजिए। सर अप्रूवल लगेगा डिलीशन का, और बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या वैल्यू थी वहां से चेक करें। कंप्लीशन बहुत इजी है, कंप्लीटनेस अपने लिए। नेक्स्ट वैल्यूएशन आते हैं। सर पीपी में वर्ड डेप्रिसिएशन था, या अमोर्टाइजेशन लिख देंगे। अमोर्टाइजेशन सही होना चाहिए, उसका मेथड सही होना चाहिए, और AS28 यानी इम्पेयरमेंट, ये पॉइंट ऊपर भी लिखा था, यहां भी लिख दिया मैंने इम्पेयरमेंट। फिर वैल्यूएशन में और 1-2 पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला यहां पर मैं लिख, सेल्फ जनरेटेड है
या आउटराइट परचेज है। समझ गए आप ये पॉइंट? अब अगर सेल्फ जनरेटेड है तो आपको जो कॉस्ट है वो चेक करना पड़ेगी कि किस कॉस्ट पर हमने इसको बनाया है, क्या वो कॉस्ट वाकई में इंकर हुई है। और आउटराइट परचेज है फिर तो परचेज का इनवॉइस या परचेज एग्रीमेंट देख लीजिए। क्लियर है क्या ये पॉइंट? इसको ऐसा एक्सप्लेन कीजिएगा, सेल्फ जनरेटेड आगे लिखो कॉस्ट इंकर्ड टू चेक, आउटराइट परचेज इनवॉइस और एग्रीमेंट टू चेक। सेल्फ जनरेटेड है तो हमने बोला कॉस्ट इंकर्ड, और आउटराइट परचेज है तो इनवॉइस या एग्रीमेंट हम चेक करेंगे। ये वैल्यूएशन की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इन द नेम ऑफ एंटिटी होना चाहिए। सो इफ एनी इनवॉइस और डॉक्यूमेंट है तो वो चेक कर लीजिए। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में हमारा पहला पॉइंट क्या होता है? शेड्यूल 3.1। फिर बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जितनी भी इंटेंजिबल हैं वो सारी वैरायटी को अलग अलग बता देंगे। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, गुडविल है, सॉफ्टवेयर है, या कोई माइनिंग के राइट हैं, लाइसेंस है, ये सब बात हम कर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक बात और लिखी गई है, जब हमें वेटेज ऑफ मार्क्स दिया जाता है या इस चैप्टर के बाद, उन्होंने बोला है कि गिवन आइटम्स आर नॉट, गिवन आइटम्स आर इंक्लूसिव लिस्ट ओनली, इंस्टीट्यूट कैन आस्क एनीथिंग एल्स ऑल्सो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट या अपना लॉजिक डेवलप करना है। वो आपको कोई भी और आइटम पूछ सकते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है चेकिंग ऑफ ट्रेडमार्क और पेटेंट, ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ, ये आपको लगाना है, आपको लगाना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मॉड्यूल में तो दिया ही नहीं है पेटेंट और पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वो। पेटेंट की चेकिंग आपको पूछी हुई है, ट्रेडमार्क की चेकिंग आपको पूछी हुई है। हाँ, पर आपको एक दो पॉइंट तो स्पेसिफिक लगाने पड़ेंगे ना ट्रेडमार्क और पेटेंट पर। दो पॉइंट तो स्पेसिफिक चाहिएंगे आपको। देखो इसमें अगर अपन ट्रेडमार्क की बात करें, ट्रेडमार्क जानते हैं सब क्या होता है? क्या होता है? कोक माने ठंडा, ट्रेडमार्क है। ठंडा यानी कोक समथिंग कुछ, डर के आगे जीत है, दिस इज ऑल्सो ए ट्रेडमार्क। तो एनी पंच लाइन, एनी स्लोगन, एनी सिंबल विच डिनोट्स ए पर्टिकुलर बिजनेस और प्रोडक्ट। नहीं, वो हॉलमार्क, हॉलमार्क होता है, दैट इज नॉट ट्रेडमार्क, दैट इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, नॉट द प्रोडक्ट स्पेसिफिक थिंग। ये सब जितनी भी पंच लाइन, एनी पंच लाइन, एनी सिंबल, एनी पिक्चर विच डिनोट्स ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कौन देता है इंडिया में? अरे, कौन ट्रेडमार्क देता है इंडिया में? रजिस्ट्रार ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रार ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, रजिस्ट्रार ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इसमें हमको पॉइंट बनाने होंगे, तो क्या बनाने होंगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि ट्रेडमार्क जो है वो अपने नाम में है नहीं, तो कैसे देखेंगे? सर इसका एक सैंक्शन लेटर या ग्रांट लेटर होगा, एक ऐसा लेटर होगा जो आपको रजिस्ट्रार ने दिया होगा कि चलो आज से डर के आगे जीत है, वर्ड आपका, ऐसा कुछ एक होगा। तो वो जो चीज है वो ऐसा सैंक्शन या ग्रांट लेटर हमें देखना होगा। फिर ये आपने बात की कि सच में है कि नहीं है। अभी एग्जिस्टेंस कैसे चेक करें? एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्या होता है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है ना, एक बार मैं मेंबर बन गया, बट इफ आई वॉन्ट पे द मेंबरशिप फी, द नेम विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द लिस्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर। ऐसे ही ट्रेडमार्क में है,
एवरी ईयर एक रिन्यूअल फी पे करना होता है। अगर ये रिन्यूअल फी पे नहीं होती है देन नेम विल बी रिमूव। तो हम देखेंगे क्या इस साल की रिन्यूअल फी पे की है पी आपने, तो ये आज एग्जिस्ट है वरना नहीं है। ट्रेडमार्क की कोई लाइफ होती है क्या कि आजीवन के लिए होता है? ट्रेडमार्क इज गिवन फॉर लाइफ टाइम बट एट ए वन शॉट 15 ईयर। 15 ईयर के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। 15 ईयर के बाद आपको फिर से उसको लेना पड़ता है। तो आप ट्रेडमार्क की लाइफ देख सकते हैं। कहाँ से चेक करेंगे? अगेन जो लेटर हमको मिला है सैंक्शन का उसमें लिखा होता है ये। फिर वैल्यूएशन की बात करें, अगर इंटरनली जनरेटेड है, इंटरनली जनरेटेड तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट इंकर्ड। हमने जितनी कॉस्ट इंकर की है उसके ऊपर बुक करेंगे। और अगर ये हमने आउटराइट परचेज किया है तो फिर क्या लग जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ परचेज। उसके लिए हम इनवॉइस या एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। इन वन शॉट 15 ईयर मैक्सिमम। फिर आप रिन्यू करोगे तो फिर और 15 साल के लिए मिल जाएगा, फिर रिन्यू करोगे फिर और 15 साल के लिए मिल जाएगा। पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के लिए, यस, ओनली फॉर ट्रेडमार्क। आईपीआर बहुत सारे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्यों इसको नहीं रखा हुआ है अपने कोर्स में। सीएस के कोर्स में है ये। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट वो सेल्फ पेस मॉड्यूल या कहीं पर तो आईपीआर आना चाहिए। बिकॉज मार्केट में प्रैक्टिस आईपीआर की बहुत सारी हम लोग करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं, तो ये होना चाहिए था। फिर डिस्क्लोजर के अंदर आए अपन। अभी पढ़ा सर, अंडर इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली क्लासिफाई करके दिखाना पड़ेगा। ये हो गया ट्रेडमार्क का चेकिंग। 4 मार्क्स के लिए मोर देन सफिशिएंट। ऐसा कुछ भी आ जाए, पेटेंट आ जाए तो भी यही लगा देंगे अपन, इसी तरह से बात करेंगे। कॉस्ट की बात कीजिए, डिस्क्लोजर की बात कीजिए, एग्जिस्टेंस की बात कीजिए, हो जाएगा अपना कवर। डिस्क्लोजर पे फटाफट से देख लीजिए, कोई पॉइंट पे है क्या जो डिस्कस करना है मुझे? चलिए हेडिंग बनाइए, अदर करंट लाइबिलिटी। मैंने आपको जब क्रेडिटर पढ़ाया था तो बोला था कि वहां पर मॉड्यूल में दोनों को मिला कर दिया है। तो एक हेडिंग बनाइए, अदर करंट लाइबिलिटी। पहली चीज तो अदर करंट लाइबिलिटी होता क्या है यार? हाँ, अदर पेबल अपार्ट फ्रॉम ट्रेड पेबल, इसके अंदर बाकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। एक तो होता है क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल, वो हमने अलग से पढ़ लिया। उसके अलावा जितनी भी मेरी और लाइबिलिटीज हैं विच आर ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, लेस देन 12 मंथ वाली, उनको मैं बोल रहा हूँ अदर करंट लाइबिलिटी। सो ऑल पेबल्स लेस देन, सॉरी, लेस देन 12 मंथ वो हम दिखा रहे हैं करंट लाइबिलिटीज। बताओ मुझे इसकी चेकिंग कैसे करोगे? बढ़िया वाले कोई 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखो अपने आप से, असर्शन वाइज लिखो फटाफट। असर्शन वाइज लिखना। किसी को और देना है क्या टेस्ट की कॉपी?
दीजिए, चेक करना इजी होता है, लिखना इजी होता है, आपको फीडबैक। सॉफ्ट कॉपी पे मैं फीडबैक नहीं दे पाता, सिर्फ मार्क्स ही होते हैं फिर सॉफ्ट कॉपी में, तो इन है क्यों नहीं पता। कल मिल जाएंगे आपको टेस्ट के मार्क्स। कम थी तो इसीलिए मैं तो बोलता ही हूँ, कम लोग ही दिया करो टेस्ट। हो गया डन। एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, पहले ये समझना पड़ेगा क्या क्या आइटम हो सकते हैं करंट लाइबिलिटी में। हम बोलेंगे सर करंट लाइबिलिटी में एक्सपेंसेस का पेमेंट हो सकता है। ट्रेड पेबल वो होते हैं जिनसे परचेस करते हैं, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिल है, इट विल गो इनटू अदर करंट लाइबिलिटी। लॉयर का बिल है, या किसी पानी वाले ने बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ये सब फॉर्म पार्ट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटी। तो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर हम क्या क्या चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सोचेंगे। एग्जिस्टेंस की बात की, सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं फॉर पेबल पार्टी से, ठीक है। देन इफ रिप्लाई नॉट रिसीव्ड, ये एक जनरल पॉइंट हर जगह हमें पता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाले ऐसे में पड़ा, रिप्लाई नहीं मिलता, क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाते हैं। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? सर सब्सीक्वेंट पीरियड में पेमेंट हुआ होगा, वो जाके ट्रेस कर सकते हैं। सब्सीक्वेंट पीरियड में पेमेंट, वो सबसे मेन पॉइंट है, वो चेक करेंगे। इनवॉइस से बैलेंसेस लेजर में जाके कंफर्मेशन कर सकते हैं, और वो ट्रांजेक्शन को डिटेल में चेक करेंगे कि वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने सिर्फ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात की। इफ रिप्लाई नॉट रिसीव्ड फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कुछ समय से। देन अब अपने स्पेसिफिक एक दो चीजों की बात कर रहे हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज ऑल्सो अदर करंट लाइबिलिटी, एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज इज ऑल्सो अदर करंट लाइबिलिटी। ये दोनों समझते हो आप वर्ड? एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता है क्या? यस। बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो बगैर कस्टमर से एडवांस लिए उनको गुड्स या सर्विसेज नहीं देती, तो वो एडवांस लेंगे। एडवांस लेने के 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद कुछ प्रोडक्ट या सर्विस देंगे, बीच में 31st आ गया तो ये कहाँ चला जाएगा? करंट लाइबिलिटी। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है तो उसकी लिस्टिंग लेंगे, और सब्सीक्वेंट इनवॉइस किया क्या मैं, सब लिस्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट लेंगे। सब्सीक्वेंट इनवॉइस या कोई डिस्प्यूट है इस बारे में हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। मैं समझाता हूँ, ये भेज दूंगा आपको अभी। स्टैट्यूटरी ड्यूज की अगर बात करें, टीडीएस हो सकता है, पीएफ हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, भी करंट लाइबिलिटीज में होंगे। कैसे चेक करेंगे तीनों? जीएसटी है तो सेल बिल से चेक हो जाएगा अभी इमीडिएट, यानी कि उस मंथ के सेल रिटर्न से चेक हो जाएगा। पीएफ है तो सैलरी का डेटा से क्रॉस चेक कर सकते हैं। टीडीएस का कैलकुलेशन भी इसी तरह से चेक किया जा सकता है किन किन चीजों पे कटा है, तो आप ऐसा स्टेटुटरी ड्यूज चेक कर सकते हो। आरओ 2020 में कोई पॉइंट था क्या स्टेटुटरी? हाँ, वो रिपोर्टिंग के पॉइंट यहाँ ले सकते हैं अपन। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, ये 11 पहला पॉइंट। सर फॉरेन के लॉयर से सर्विसेज ली, उसके इनवॉइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए 11 पहला पॉइंट। बाकी इसके अंदर हम
नॉर्मल जो अपने पॉइंट है, एजिंग ले लेंगे, कोई डिस्प्यूट है क्या ये चेक करेंगे, अगर कोई लाइबिलिटी बहुत टाइम से पेबल में है तो उसको राइट बैक कर देंगे इफ इट इज़ नॉट पेबल। डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन देना है सारी चीज़ों का, दैट्स इट।